गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को पढ़े थे। वो मैं आपको बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस मैटर आपका गैस है तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उस केस में हम लोगों ने देखा भी था कि STP या NTP पे, दैट मीन्स 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पे हमारा 1 मोल कोई भी गैस का कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज 22.4 लीटर। जिस 22.4 लीटर वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। और उस केस में वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग एक फॉर्मूला को भी डिराइव किए थे कि नंबर ऑफ मोल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट STP और NTP ही कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ इक्वल टू ऑलवेज गिवन वॉल्यूम। ये ऑलवेज कितने के इक्वल में होगा, दैट इज गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। इसके टर्म्स में हम लोग देखे भी थे, राइट, क्लियर। तो इसी पे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करते हैं, देन हम लोग आगे के टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे, राइट। चलिए, जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम occupied by the gases, right? ठीक है, जैसे इन सारे केस में हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द फॉलोइंग गैसेस। इन सारे गैसेस का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है 2 मोल्स ऑफ हीलियम एट STP, प्रॉब्लम नंबर 1। तो 2 मोल्स ऑफ हीलियम एट STP हम लोग को वॉल्यूम निकालना है कि 2 मोल हीलियम STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो STP पर अभी हम लोगों ने वॉल्यूम के टर्म्स में फॉर्मूला देखा था मोल के टर्म्स में कि नंबर ऑफ मोल या n, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, सपोज कीजिए V से डिनोट कर रहे हैं, अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। यही हम लोगों ने देखा था। तो नंबर ऑफ मोल हीलियम का इट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय हीलियम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय हीलियम नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4, तो 2 इंटू बेसिकली 22.4 लीटर, दैट इज बेसिकली 44.8 लीटर। कौन ऑक्युपाई कर रहा है? हीलियम इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, राइट। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जबकि मैं सेकंड की अगर बात करूं तो सेकंड में है 2 मोल्स ऑक्सीजन एट STP। तो STP है तो फिर से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर, राइट। देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन गैस इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, दैट इज बेसिकली 2 इंटू वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करा 22.4 लीटर, दैट इज बेसिकली 44.8 लीटर। तो चाहे वो आपका ऑक्सीजन गैस था, चाहे वो आपका हीलियम गैस था, दोनों में से कोई सा भी गैस था, अगर STP पे बात करें तो STP पे हमारा मतलब सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे वॉल्यूम हमारा क्या ऑक्युपाई किया, सेम ऑक्युपाई किया, डिफरेंट ऑक्युपाई किया। तो वॉल्यूम हमारा कैसा ऑक्युपाई किया है, तो वॉल्यूम हमारा सेम ही ऑक्युपाई किया है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एनी गैस वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ गैस से, कि वो कौन सा गैस है, किस टाइप का गैस है, उससे कोई बहस नहीं है। टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। यहाँ पे ये मोनोटॉमिक गैस था, ये डायटोमिक गैस है, फिर भी दोनों हमारा क्या हो गया दोनों हमारा सेमी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है। क्लियर, होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 3। 2 moles of CO2 at 1 atm pressure and 300 Kelvin temperature।
1 atm प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन नहीं है। अगर 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर आता तब वो STP या NTP वाला कंडीशन होता, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। बट अभी तो 300 केल्विन टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब STP तो नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो मैं आपको बताया था कि बेसिकली PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट, where P is the pressure of the gas, V is the volume occupied by the gas, N is the number of mole of gas, R is the gas constant and T is the absolute temperature, right। अब हम लोग को यहाँ से number of mole of निकालना है, that will be equal to what, PV upon RT। now pressure how much given it is 1 atm, तो 1 सॉरी number of mole volume निकालना है ना हम लोग को, तो volume it is equal to nRT upon P, right। तो नंबर ऑफ मोल दैट इज बेसिकली 2 इंटू आर गैस कांस्टेंट, देख लेंगे यूनिट हम लोग, प्रेशर इज इन एटीएम, ठीक है, एटीएम में है प्रेशर, तो हम लोग गैस कांस्टेंट भी एटीएम वाला ही लेंगे, दैट इज 0.0821, आपको मैं बताया था इसका वैल्यू, इनटू टेम्परेचर हम लोग केल्विन में ही लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में ही दिया हुआ है, हाउ मच इट इज बेसिकली 300 डिवाइड बाय द प्रेशर एंड द प्रेशर इज 1 atm, राइट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.0821 इंटू बेसिकली हाउ मच 600, दैट इज अगर सॉल्व करें तो 00 इधर हो ही गया, राइट, डेसिमल 1 2 3 4 दैट इज 1 2 3 एंड 4 दैट इज 49.26 लीटर, राइट, कितना आ गया 49.26 लीटर। आप जरा देखो कि 2 मोल हम लोगों ने हीलियम का लिया STP पे, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 44.8 लीटर। 2 मोल हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस का लिया, तो वो भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 44.8 लीटर। मतलब STP पे दोनों था, तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों सेम था, तो वॉल्यूम भी सेम ऑक्यूपाई किया। अभी भी हम लोग मोल्स तो सेम ही लिए, बट प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर को अगर मैंने चेंज कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एनी गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, कि गैस कितना, वो सिंपली इतना ही पे डिपेंड करता है कि हमारा मोल ऑफ गैस सेम है और प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा, तो अब वॉल्यूम वो सेम ही ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज कर दिया वो वॉल्यूम में क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। तो STP NTP पे रहेगा तब तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला बिना कुछ सोचे समझे यूज कर सकते हैं, बट अगर STP NTP पे नहीं था तब मोल निकालना होता है, हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम लोग 22.4 लीटर लाए वो भी उधर से ही लाए, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 moles of CH4, ठीक है, एट 5 atm एंड 300 केल्विन। इसमें टेम्परेचर भी अलग है, प्रेशर भी 1 atm से अलग है, दैट मीन्स ये भी STP वाला कंडीशन नहीं है, तो अगेन वी विल यूज द इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू व्हाट, nRT, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, दैट इज nRT अपॉन P, नंबर ऑफ मोल इज 3, R का वैल्यू ATM लीटर में लेना है क्योंकि प्रेशर ATM है, 0.0821, टेम्परेचर इज बेसिकली 300 एंड प्रेशर इज हाउ मच, दैट इज 3, तो 3 से 3, नो सॉरी प्रेशर इज 5, प्रेशर इज 5 atm, तो 5 6 या 30 60, इसको आप चाहो तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका ये, दिस इज 3, तो 3 1 या 3, 3 2 या 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.2463 इंटू 60, दैट इज 0, दिस मच 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, दैट इज 14.778 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, क्लियर। तो आसान प्रॉब्लम है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसी में पूछ देता आपको कि अच्छा ये बताओ कि अगर 44.8 लीटर वॉल्यूम हमारा हीलियम ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसमें कितना एटम्स होगा हीलियम का, तो पहले तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे 44.8 पुट करें तो मोल कितना आया था 2, और हम लोग नंबर ऑफ मोल से फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला तो जानते ही है ना, कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आएगा 2Na, आई बस समझे। तो ये सब तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आप चाहोगे तो वॉल्यूम ये सब भी दिया होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एक ही मात्र हमारा चीज़ है कैलकुलेट करना, मोल। मोल कैलकुलेट हो गया तो मास भी कैलकुलेट हो गया, मोल कैलकुलेट हो गया तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल भी कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर मोल कैलकुलेट हो गया तो हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमेशा कुछ भी डाटा दिया हुआ रहेगा, और मोल ही दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मोल नहीं दिया हुआ है तो हमारा प्रायोरिटी रहता है टू कैलकुलेट मोल, कि मोल हम लोग कैलकुलेट कर लें, क्योंकि उसी के टर्म्स में सारे रिलेशन हम लोग आसानी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्लियर। तो बस इस टाइप से क्लियर, ये इसी पे हम लोग कुछ अभी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अब आपको थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग फास्ट होना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि अब हम लोग काफ़ी दिनों तक बेसिक पढ़े तो आपको समझ में अगर आने लगा होगा तो आपको थोड़ा सा स्पीड पढ़ना, क्योंकि अगर इतना स्लो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सिलेबस जो हमारा 11th का होता है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो वो कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग को थोड़ा सा स्पीड अप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। स्पीड अप तभी होगा जब आप उतने स्पीड से मेहनत करना स्टार्ट करो। शुरुआत में हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास हैबिट है 10th वाली, तो आपको धीरे धीरे पढ़ने की आदत है। कम चैप्टर से वहाँ पे कम कंटेंट है, पर इधर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। मूल कॉन्सेप्ट तो अभी हम लोगों ने 50% भी नहीं पढ़ा है, लेस देन 50% पढ़ रखे हैं, जबकि इतना लेक्चर हमारा हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिसमें आपको तो बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा पेस अब इंक्रीज करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे खुद से, देन इधर से मैच करेंगे। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन are present in 1 liter of air, are present in 1 liter of air containing 20% by volume, containing 20% by volume of oxygen at STP। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को फाइंड करना है, मतलब हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ मोल निकालने को पड़ेगा। ठीक है, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एयर, यहाँ पे एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जो गिवन डाटा होता है उसको हम लोग क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले लिखते हैं। क्वेश्चन को अप्रोच करने का ही तरीका है कि आपका जो भी डाटा गिवन है उसको आप पहले लिखो, जो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है उसको दूसरी तरफ लिखो, और उन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करो कि कैसे वहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे। जो दिया हुआ है उसे निकाल के सॉल्व करने लगे, पता ही नहीं है, मतलब रास्ते पे चल दिए, पता ही नहीं कि पहुँचना कहाँ है, तो कभी हो सकता है ना ही पहुँचे। इसलिए वजह से हम लोग पहुँच गए तो अच्छी बात है, नहीं भी पहुँचने का चांसेस है। इसलिए पहले जो गिवन चीज़ होता है उसको हम लोग कॉपी करते हैं, जो कैलकुलेट करना है उसको कॉपी करते हैं, देन उन दोनों के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, वो तभी निकलेगा क्योंकि एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, हम लोग को नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एयर, लीटर दैट मीन्स वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर इज गिवन, इट इज हाउ मच 1 लीटर, कंटेनिंग 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एयर में सिर्फ और सिर्फ 20% ही हमारा क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, 20% ही ऑक्सीजन है। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में रहता है, सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, आपको बता चुका हूँ। परसेंटेज ऑक्सीजन इन एयर दैट इज बेसिकली 20%। ये कितना परसेंट है, 20%। नाउ हम लोग को कैलकुलेट करना है एट STP। हम लोग को मॉलिक्यूल्स किसका कैलकुलेट करना है, O2 का, तो मोल किसका लेना पड़ेगा भाई, तो O2 का मोल लेना है। जब हम लोग को O2 का तो STP पे है, तो STP पे गैस के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इट विल बी द गिवन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय O2 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। तो मोल O2 का निकल जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा O2 का, लेकिन उसके लिए गिवन वॉल्यूम किसका चाहिए हम लोग को, अब जिसका मोल निकालना है उसी का वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है किस चीज़ का, एयर का, तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ O2। नाउ क्योंकि वो फाइंड कर लेंगे तो इधर में पुट कर देंगे, मोल आ जाएगा, मोल ऑफ O2 यहाँ पर पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो 20% बाय वॉल्यूम, तो 20% एयर का, दैट इज 20% ऑफ एयर। एयर के वॉल्यूम में कितना परसेंट, 20%। 20% परसेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 100, और एयर का हमारा वॉल्यूम है कितना, तो एयर का वॉल्यूम है 1 लीटर, दैट इज 1 लीटर, राइट। 0 0 कैंसिल, 2 5 10, दैट इज 1/5 लीटर। दैट मीन्स ये हमारा हो गया 0.2 लीटर। कौन सा, किसका वॉल्यूम आ गया, ऑक्सीजन गैस का, राइट। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आ गया 0.2 लीटर। ठीक है, इधर में हम लोग पुट कर सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज बेसिकली 0.2 लीटर डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम इज हाउ मच
तो 22.4 लीटर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल से ये डेसिमल चला गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1, 2, दैट इज बेसिकली 1/112 नंबर ऑफ, जैसे ही हमारा आ गया मोल ऑफ ऑक्सीजन तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इट इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द अवोगाड्रो नंबर, that means given number of particles of O2 it will be equal to number of mole of O2 into Avogadro number, number of mole of O2 that is 1/112 और Avogadro number is Na, राइट। अब O2 का ये क्या होगा, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। O2 इज डायटोमिक, डायटोमिक मतलब ये किसका नंबर निकल जाएगा, तो इट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, क्योंकि डायटोमिक का बेसिक यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल ही होता है। हम लोग को निकालना क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल ही निकालना है, मतलब आंसर आ चुका है। अगर हम ऐसे बोलते हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग मॉलिक्यूल का नंबर निकल गया, एक मॉलिक्यूल में चेक करते कितने एटम है भाई, तो 2 एटम है, तो फिर हम लोग एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। Now the next problem, calculate the number of atoms present in calculate the number of atoms present in 1.12 meter cube meter cube of a monatomic gas and a diatomic gas क्लियर। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, हम लोग को नंबर ऑफ एटम निकालना है प्रेजेंट इन 1.12 मीटर क्यूब ऑफ, एक बार है मोनोटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस एट एसटीपी, मतलब एसटीपी पे 1.12 मीटर क्यूब वॉल्यूम एक बार मोनोटॉमिक गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बताना उसमें कितना मोनोटॉमिक गैस का पार्टिकल होगा, एटम्स होगा सॉरी, और एक बार 1.12 मीटर क्यूब हमारा डायटोमिक कोई गैस है, डायटोमिक आपको पता है कौन सा क्या होता है, वो गैस अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसमें कितना उसका नंबर ऑफ एटम होगा। क्लियर, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन पार्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ एटम भाई कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, एटम मतलब पार्टिकल, ये कैलकुलेट करना है, तो क्या चाहिए, मोल चाहिए, मोल हम लोग को कैलकुलेट करने की कोशिश करना पड़ेगा। प्रेजेंट इन इतना ऑफ मोनोटॉमिक, हम लोग अभी ए पार्ट का स्टार्ट करते हैं मोनोटॉमिक के लिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है कितना, दैट इज 1.12 मीटर क्यूब, राइट, एट एसटीपी। तो हम लोग को मोल निकालना है, तभी तो मोल यहाँ पे पुट करेंगे तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकलेगा। तो हम लोग मोल निकालने के लिए, वॉल्यूम हमारा किस में होना चाहिए, मोल निकालने के लिए आपको अगर याद होगा तो लीटर में, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो हम लोग मीटर क्यूब है और हम लोग को पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, दैट इज बेसिकली 1000 लीटर। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, $1120 लीटर हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग मोल ऑफ गैस निकाल सकते हैं, कौन सा, मोनोटॉमिक गैस वाला का, तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर, दैट इज 1120 डिवाइडेड बाय बेसिकली 22.4। तो इससे हमारा आसानी से मोल ऑफ गैस जो भी है हमारा सो आ जाएगा। तो इतना मोल्स आ गया, कौन से गैस का भाई, तो मोनोटॉमिक गैस का। अब हम लोग को गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द गैस, गैस का तो नाम ही नहीं पता है, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस दैट इज बेसिकली 1120 डिवाइडेड बाय 22.4। आप इसको कैंसिल कर सकते हो आसानी से, काटना चाहोगे
और इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब ये है क्या होगा पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, क्या तो है ये कैसा गैस, मोनोटॉमिक। और आपको मैं बता चुका हूँ मोनोटॉमिक एलिमेंट के केस में बेसिक यूनिट क्या होता है, तो एटम, मतलब इतना किसका नंबर आ गया, एटम्स। कैलकुलेट किसका नंबर करना था, एटम्स, तो सोल्यूशन आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन, नो सर, नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, कि पार्ट बी में हमारा डाइएटॉमिक गैस है, तो डाइएटॉमिक गैस है, उसमें भी निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना, मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए यही फिर से सेम। तो हमारा बी में भी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस तो सेम ही है, 1.12 मीटर क्यूब, दैट इज कितना लीटर, दैट इज 120 लीटर। ठीक है, क्लियर। तो इस केस में फिर से मोल ऑफ अगर गैस निकालोगे तो इट इज 120, मतलब 1120 डिवाइडेड बाई 22.4। ये मोल ऑफ गैस तो हमारा आ गया एसटीपी पे। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फिर से यूज करेंगे गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस, सॉरी कैपिटल एन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1120 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतना। अब बात आ गई फिर से एटम की मॉलिक्यूल, तो ये कैसा एलिमेंट, डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक एलिमेंट। और डाइएटॉमिक एलिमेंट के केस में बेसिक यूनिट तो हमारा एटम होगा ना, नहीं, बेसिक यूनिट क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूल्स। निकालना किस चीज़ का नंबर था भाई, तो एटम का। तो मॉलिक्यूल से एटम का नंबर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स प्रेजेंट है। तो नाउ नंबर ऑफ एटम्स इट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना है उसको किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिसिटी से, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में जितना एटम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 1120 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू एटॉमिसिटी, डाई एटॉमिक, मतलब कितना एटम होगा एक मॉलिक्यूल में, 2, तो इतनी 2। अब आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम, इसको 2 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 11.2, तो 1120 डिवाइडेड बाई 11.2 एटम्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल इधर से इधर चला जाएगा, तो 112, दैट मीन्स कितना हो गया, 100 एटम्स आ गया। क्लियर, बस सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखना है ये सब चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन इज सिंपल, पहले की चीज़ें याद होनी चाहिए, सारी पुरानी बातें अच्छे से याद होनी चाहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से मेमोराइज करे रहोगे, तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर, क्लियर है, चलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा 1-2 टर्म है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज बेसिकली डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, इन दोनों में हमारा क्या डिफरेंस है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज बेसिकली डेंसिटी पहले पढ़ते हैं। राइट, डेंसिटी, ऐसे तो आपको पता ही है डेंसिटी होता है क्या चीज़ है, तो डेंसिटी के बारे में आप पढ़ोगे। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं, तो डी स्टैंड फॉर मास पर यूनिट, कैपिटल वी फॉर वॉल्यूम। राइट, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मैथमेटिकली इसका ये एक्सप्रेशन होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट डेंसिटी का क्या होगा, एसआई यूनिट इज मास। मास का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, ग्राम नहीं किलोग्राम। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, लीटर। लीटर ही होता है ना, लीटर ऊपर चला जाएगा तो केजी, लीटर, इनवर्स। ठीक है, बाकी इसका और भी यूनिट होगा। सीजीएस की बात करें तो ये ग्राम, ये एमएल, तो ग्राम पर एमएल। राइट, तो ये हो गया बेसिकली डेंसिटी। इसके बारे में आपको पहले से पता है ही, इसमें कोई भी ज़्यादा हमारा कोई दूसरा कुछ
नहीं है। चलिए हम लोग को मेन है कि डेंसिटी कहीं भी दिया रहता है, आपको समझ में आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन हमारे पास कहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ रहता है, कहीं पे वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहता है, तो वो सब बेसिकली क्या है वो सब हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये तो ईजी है, आपको आता ही है, ठीक है। वेपर डेंसिटी, राइट। तो वेपर डेंसिटी ये भी बेसिकली हमारा डेंसिटी ही है, लेकिन ये हमारा डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी होता है। दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी, राइट। एंड दिस डेंसिटी दैट मीन्स वेपर डेंसिटी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज कि वेपर डेंसिटी एंड स्टैंड्स फॉर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वेपर। वेपर मतलब हाइड्रोजन गैस का वेपर। कौन सा गैस का हमारा वेपर? हाइड्रोजन गैस का वेपर। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो का हम लोग फाइंड कर दें, देन जो हमारा ये रेशियो आएगा, इन दोनों को हम लोग को फाइंड करने के बाद जो टर्म आएगा दैट विल बी डिफाइंड एज द वेपर डेंसिटी। कंडीशन ये है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे कैलकुलेट होगा, मतलब कंडीशन शुड बी सेम। आई बात समझ में? तो व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी इज नथिंग, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर आइडेंटिकल या अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वेपर डेंसिटी इट इज defined as the ratio of density of substance to the density of hydrogen gas under identical condition, मतलब दोनों का डेंसिटी सेम कंडीशन पे कैलकुलेट होना चाहिए, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस केस में जो हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, सॉरी रेशियो कैलकुलेट करेंगे उन दोनों के डेंसिटी का, दिस इज बेसिकली इक्वल टू वेपर डेंसिटी। अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी की, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि ये एक रेशियो है, यूनिट ऑफ VD, VD स्टैंड्स फॉर वेपर डेंसिटी, राइट। तो ऊपर में डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, नीचे में भी द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर SI यूनिट में ऊपर वाला डेंसिटी होगा तो SI यूनिट में होगा तो ये होगा kg पर लीटर, इसका भी यूनिट SI यूनिट में अगर होगा तो kg पर लीटर। तो kg पर लीटर से kg पर लीटर कैंसिल, मतलब कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब सेम सब्सटेंस का आप रेशियो लो, जैसे मास और मास का रेशियो लें तो kg कैंसिल हो जाएगा ना, अरे होगा या नहीं होगा? जैसे मोल का कोई भी हमारा यूनिट होता है, नहीं सिंपली मोल होता है, तो ऊपर में गिवन मास भी ग्राम में, मोलर मास भी हमारा क्या में ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, राइट। तो वेपर डेंसिटी में भी हमारा ऊपर भी हमारा डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, दैट मींस डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी सेम यूनिट, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी इज नथिंग। आई बात समझ में? तो हम लोग यहाँ सिंपली इसको बोल सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस टर्म, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा। किसी भी चीज़ का हम लोग रेशियो ले लेंगे सेम चीज़ का, तो रेशियो के पास तो कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो नोट करके एक बात ध्यान में रख लेना है कि वेपर डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज़ अ बेसिकली यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट। और नोट में ये पहली बात हुई, एक बात और नोट में याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का हमारा जो वेपर डेंसिटी होता है, अगर उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रूवन है, अभी हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करते हैं, ठीक है। 2 into वेपर डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, 2 into vapor density, it is always equal to molecular weight of the substance। उस सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना के इक्वल में होगा। आई बात समझ में? जैसे किसी भी केस में समझ लो, जैसे मान लो कि आपके पास है हीलियम दिया हुआ,
अब हीलियम का आपको मोलिकुलर वेट पता है कितना होता है 4, तो उसका वेपर डेंसिटी कितना होगा 2, क्योंकि 2 × 2 विल बी इक्वल टू 4, राइट। तो वेपर डेंसिटी इज व्हाट, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस under similar or under identical condition of temperature and pressure, right? It is a unitless quantity, and for any substance 2 multiplied by the vapor density of the substance is always equal to the molecular weight of the substance. Clear? हमेशा इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो कई क्वेश्चंस में क्या होते हैं, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कि हमारे क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दे करके क्या दे दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी दे देगा, तब हम लोग को ये वाला एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा उधर में। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए जैसे हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं, सिंपल सा, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि 2 × वेपर डेंसिटी इट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, राइट। दैट मीन्स वेपर डेंसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। जैसे फर्स्ट है कौन सा, हीलियम, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4। मॉलिक्यूलर वेट मतलब ये तो सिंगल मोनोटॉमिक एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज बेसिकली 2 यूनिट, कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखने की बात है। अगर मैं बात करूँ आर्गन की, तो आर्गन का बेसिकली कितना होता है आपका, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो आर्गन का है आई थिंक इट इज 40, तो फॉर आर्गन मॉलिक्यूलर वेट इज 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज बेसिकली 20। अगर थर्ड की बात करूँ फॉर O2, तो O2 के लिए इसका हमारा कितना होगा, यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट में, दैट इज 2 × 16, दैट इज बेसिकली 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन 16। जबकि फोर्थ की बात करूँ मैं N2, तो N2 का हमारा होता है कितना, 14 × 2 = 28। आपको मॉलिक्यूलर वेट तो कैलकुलेट करना सिखाया है, दैट इज बेसिकली 14, राइट। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी नहीं देकर के हम लोग क्या दिया होता है, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। मैथमेटिकली इसका मीनिंग ये है, और हमारा 2 × वेपर डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर? आई बात समझ में? होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये सब छोटी छोटी मैथमेटिकल टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए, यूज हमारा पड़ता है क्योंकि दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 gram per ml, right? How many molecules are present in a drop of water? How many molecules are present how many molecules are present in a drop of water if 1 ml of water contains 20 drops? If 1 ml of water contains 20 drops, right? चलिए क्वेश्चन को समझिए। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारा वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज 1 ग्राम पर ml, राइट? तो
जो गिवन पार्ट है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ H2O दैट इज वाटर, इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज गिवन 1 ग्राम पर मिलीलीटर, राइट। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल फिर कैलकुलेट करने को है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये कैलकुलेट करने के लिए तो नंबर ऑफ मोल चाहिए। इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप में हम लोग को फाइंड करने का, एक सिंगल ड्रॉप ये है, इसमें कितना हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होगा, कब, व्हेन 1 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप, दैट मीन्स अगर हम लोग वाटर का 1 ml ले लेंगे तो उसमें कितना ड्रॉप्स मिलेगा, 20 ड्रॉप्स। तो 1 ml में हम लोग को 20 ड्रॉप्स मिलेगा, तो पहले तो हम लोग को एक ड्रॉप में निकालना है, तो हम लोग 1 ड्रॉप में देखेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा, और जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा तो उससे हम लोग डेंसिटी की हेल्प से क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तभी तो मास के टर्म्स में फिर से मोल आएगा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो यहाँ से मोल निकालेंगे तब पुट करेंगे तो वहाँ पे आएगा हमारा। क्लियर, समझ में आई बात। तो पहले तो हम लोग 1 ड्रॉप के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं, तो पहले सिंगल ड्रॉप में वॉल्यूम निकालिए। नाउ 20 ड्रॉप्स में टोटल कितना ml हमारा वाटर है, 1 ml वाटर है, दैट मीन्स 1 ड्रॉप में कितना होगा, और 1 ड्रॉप में कितना होगा, दैट इज 1/20 ml H2O, 1/20 ml H2O। हम लोग को मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 8 ड्रॉप, एक ही ड्रॉप में निकालना है तो वॉल्यूम कितना आ गया, 1/20 ml, राइट। वॉल्यूम किसका आया है, H2O का ही आया है, इसी का हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, राइट। तो एक ड्रॉप में हम लोग वॉल्यूम निकाल चुके हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग को कैलकुलेट करने को है। नाउ तो हम लोग तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तभी नंबर ऑफ पार्टिकल निकलेगा। नंबर ऑफ मोल हम लोग को गिवन मास बाय मोल मास, तो पहले तो मास निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को डेंसिटी तो दिया ही हुआ है ना। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, तो इट इज द मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो, दैट मीन्स अगर हम लोग मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना चाहे कितना मास होगा, दैट विल बी द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यूनिट सेम चेक करेंगे, यूनिट सेम होना चाहिए। Now density का यूनिट इज 1 ग्राम पर ml, that is 1 ग्राम पर ml into वॉल्यूम का that is 1/20 ml, that is basically 1/20 ml। ml से ml कैंसिल हो गया, यूनिट सेम था, तो चलिए तो 1/20, तो ये बेसिकली आ गया 1/20 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर निकल गया, बट मास ऑफ वाटर से हमको काम नहीं, हम लोग क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना, पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो अभी तो मास निकल चुका है, तो गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, अरे होगा या नहीं होगा, गिवन वेट ऑफ वाटर दैट इज बेसिकली 1/20, और मॉलिक्यूलर वेट अगर आप वाटर कैलकुलेट होते 18 ग्राम होता है, दैट इज 18, ठीक है। तो ये आ गया 1/360 मोल। मोल तो आ गया, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फिर से नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन। इस केस में हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर इट विल बी मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इज 1/360 एंड अवोगाड्रो नंबर इज बेसिकली Na। अब आएगा क्या, तो H2O, तो H2O हमारा क्या हो गया, कंपाउंड, तो कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल, तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आ गया आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो क्वेश्चन इस टाइप से थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके दे सकता है, जो कि आसान है क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन आपको तभी आसान लगेगा जब आप अच्छे से पूरा एकदम ब्रेन को एकदम कूल करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, जो गिवन डाटा है उसको लिखोगे, जो कैलकुलेट करना है उसको लिखोगे, और उन दोनों के बीच में आप अच्छे से रिलेशन को एस्टेब्लिश करना सीखोगे, कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे तो कैसे वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। जैसे ही आपसे ये कैलकुलेट करना हो जाएगा, आ जाएगा आपको, आप आसानी से तुरंत से सोल्यूशन कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन मिलते ही सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दोगे तो प्रोबेबली चांसेस है कि आप डेस्टिनेशन तक ना ही पहुँचे, ठीक है। इस वजह से पहले हम लोग वही करते हैं। क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्यों ना हो, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, आप सारा कुछ अच्छे से आप रिवाइज कर रखे हो, याद है आपको, तो कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व किया जा सकता है। बट लेकिन क्वेश्चन आसान भी हो, आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं याद है, तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल वो मोर ऑफन, मतलब ज़्यादातर केस में हमारे खुद के स्टडी पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने उसको किस तरीके से स्टडी किया, क्या उतने अच्छे से स्टडी किया। अगर काफ़ी अच्छे से स्टडी किया उसको, तो वही क्वेश्चन हमारे को आसान लगेगा। बिल्कुल भी नहीं स्टडी किया तो आसान क्वेश्चन भी हमारे को मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग तो सॉल्व कर लिए, ठीक है। एक और टर्म है हमारा डेंसिटी वाला ही,
रिलेटिव डेंसिटी वाला दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बस डेफिनेशन ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं पे ये दिया हुआ रहेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस मच, तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। ठीक है, तो वही अभी हम लोग देख ले रहे हैं। बाकी फिर तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन एंड ऑल। तो वन मोर टर्म आपको जो पता होना चाहिए दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। ये भी हमारा रिलेटिव डेंसिटी है, और ये जो डेंसिटी है हमारा वो हम लोग जैसे अभी हम लोग जैसे देखें वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी के केस में देखें कि इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस केस में हम लोग हाइड्रोजन गैस नहीं, इस केस में विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इसका क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द, ये भी हमारा रिलेटिव डेंसिटी है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ density of the substance with respect to the density of water under identical condition। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो ये भी हमारा एक रिलेटिव टर्म है, दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाम सुनने से नहीं लगता है कि ये डेंसिटी होगा, बट हाँ ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली मैथमेटिकली डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जनरली। आई बात समझ में? और वाटर का डेंसिटी हम लोग कितना कंसिडर करके चलते हैं? दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो अगर नीचे का वैल्यू 1 हो गया तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली हमारा क्या होता है? 1, सेम ही होता है, सॉरी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगेन सेम डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये भी कैसा क्वांटिटी है बेसिकली? तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो कहीं पे भी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस का दिया हुआ है तो वही स्पेसिफिक ग्रेविटी को सब्सटेंस का हम लोग डेंसिटी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? 1, तो नीचे में 1, दैट मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं पे दिया हुआ रहेगा तो उसी को हम लोग उस सब्सटेंस का क्या मान लेंगे? डेंसिटी मान लेंगे और उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। क्लियर? तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, जो भी डाउट्स होंगे उसको आप जरूर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।